Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor, Political Science, Government College, Behror, BA Part 3rd, Western Political Thought। विद्यार्थियों, आज हम अरिस्टोटल के राज्य संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने अरिस्टोटल का इंट्रोडक्टिव पार्ट आपको बताया। अब हम अरिस्टोटल की एक एक थ्योरी को इसके अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले आज हम अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ द स्टेट, अरिस्टो के राज्य संबंधी सिद्धांत। जैसा कि आप सभी को बताया है कि अरिस्टो ने पॉलिटिक्स जो इनकी कृति थी उसमें अपने इन विचारों का प्रतिपादन किया। तो हम इसको यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएं किस तरह से अरिस्टो ने अपने राज्य की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में बताया। पॉलिटिक्स में अरिस्टो ने राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया। उसने राज्य के स्वरूप, जन्म और लक्ष्य का सुंदर प्रतिपादन किया। उसके राज्य संबंधी विचार इतने सुव्यवस्थित है कि अरिस्टो के लगभग 2500 वर्ष बाद भी आज उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया जाता है। उसके राज्य संबंधी इन सिद्धांतों के कारण ही उसे राजनीति के नवीन विज्ञान का प्रतिपादक माना जाता है। अपने गुरु प्लेटो के समान ही उसका लक्ष्य भी सोफिस्टों के इस बात का खंडन करता है कि राज्य एक परंपरा जनित संस्था है जिसको सदस्यों को की भक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अर्थात अरिस्टो ये सिद्ध करना चाहता है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ, ये एक स्वाभाविक संस्था है और इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक है तथा इन सभी संस्थाओं में वह श्रेष्ठ और उच्च है। अरिस्टो अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई। उसने अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरिस्टो के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है। राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का परिणाम है। उसका मत है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ, वह एक स्वाभाविक संस्था है और उसके कार्य और उद्देश्य नैतिक है, वह इन सब संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है। अरिस्टो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सज्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। व्यक्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ द स्टेट एवोल्यूशन, राज्य के विकास का स्वरूप। अरिस्टो के अनुसार राज्य एक सावयव जीवधारी के समान है। अतः जिस प्रकार सावयवी जीवधारी का विकास होता है उसी प्रकार राज्य का विकास भी होता है। अरिस्टो ने मानव शरीर का उदाहरण देके ये समझाने का प्रयास किया है कि जिस तरह से मानव शरीर में अनेक अंग होते हैं और इन अंगों को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं और इन्हें करने के लिए इन्हें शरीर पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि शरीर का कोई भी अंग अपना कार्य करना बंद कर दे या उसे ठीक प्रकार से नहीं करता तो शरीर निर्बल हो जाता है। जो बात शरीर के बारे में कही जाती है वही राज्य के बारे में भी कही जा सकती है। जिस प्रकार शरीर का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है उसी प्रकार राज्य का भी विकास हुआ है। तत्पश्चात अरिस्टो ने राज्य की कुछ विशेषताएं बताई है। इस विकास को आधार बनाकर अरिस्टो ने निम्नलिखित विशेषताओं का प्रतिपादन किया है। सबसे पहले, स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, अर्थात राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरिस्टो द्वारा राज्य के प्रादुर्भाव के बारे में यह विचार प्रकट किया है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। उसके अनुसार राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर
व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही एक वृहद रूप होने के कारण यह वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार से प्रारंभ होता है वह उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जाती है। सेकेंडली, स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, अर्थात राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु का मानना है कि राज्य मनुष्य से प्राथमिक है। ऐसा कहने से अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले से ही हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व, पूर्णता पहले आती है और उसके बाद में अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। तत्पश्चात द स्टेट इज सुप्रीम एसोसिएशन, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसके शब्दों में राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है। इस दृष्टिकोण के पक्ष में अरस्तु का कहना है राज्य के अनेक प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संस्थाएं होती हैं और इन सब संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है और ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य कर सकती है और राज्य के अधीन होती है और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। तत्पश्चात स्टेट इज लाइक एंड ऑर्गेनिक, राज्य का स्वरूप जैविक। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि अरस्तु ने राज्य को एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वरूप जैविक अथवा आंगिक, जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक है। जैविक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण के बहुत से विभिन्न अंग होते हैं, प्रत्येक अंग का अपना पृथक कार्य होता है और प्रत्येक अंग अपने अस्तित्व और जीवन हेतु संपूर्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। तत्पश्चात द स्टेट इज सेल्फ सफिशिएंट, अर्थात राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य की एक प्रमुख विशेषता उसका आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता से अभिप्राय है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। अतः अरस्तु ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। अतः इनका अभिप्राय पूर्ण निर्भरता से है और इसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। तत्पश्चात सिटी स्टेट इज द हाईएस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन, अर्थात नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु के लिए प्लेटो की भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। यद्यपि उसके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उसने तो आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य में ही किया और अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। तत्पश्चात द स्टेट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राज्य विविधता में एकता है। अरस्तु के अनुसार राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता विविधता में एकता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एकता पर विशेष बल दिया है और वह संपूर्ण राज्य को एक परिवार के रूप में देखना चाहता है, किंतु अरस्तु प्लेटो की एकता संबंधी विचारों से सहमत नहीं है। प्लेटो के समान अरस्तु राज्य की एक चरम एकता पर बल न देकर राज्य की विविधता में एकता का समर्थन करता है। इसके पश्चात द स्टेट इज ए ग्रेजुअल एवोल्यूशन, राज्य एक क्रमिक विकास है। अरस्तु ने राज्य के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया है और उसके अनुसार राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार सावयवी जीवधारी का होता है और राज्य का ये विकास का स्वरूप आंगिक है। इसके पश्चात द स्टेट इज ए स्पिरिचुअल ऑर्गेनिज्म, राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य मानव समुदाय का ही एक अंग है, अतः उसका उद्देश्य मानव सद्गुणों और शक्तियों का विकास करना है और मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए
साधन प्रदान करना है। इसके पश्चात कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट, संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन के समान है। लास्टली डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, राज्य और शासन में भेद। अरस्तु ने राज्य और शासन में स्पष्ट भेद किया है। जहाँ राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। अरस्तु लिखता है कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है, और राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि अरस्तु ने अपनी इन्हीं विशेषताओं को आधार बना के राज्य के कुछ उद्देश्य एवं कार्य बताए हैं। इन उद्देश्य एवं कार्यों के अंतर्गत उन्होंने पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की बात कही है। आत्मनिर्भरता को उन्होंने व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है कि व्यक्ति न केवल भौतिक उपकरणों की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, अपितु नैतिक प्रोत्साहनों और प्रेरणाओं की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बने। इस विस्तृत अर्थ में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का एकमात्र साधन राज्य है। और सेकेंडली, उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण। उत्तम जीवन की व्याख्या करते हुए वारकर ने लिखा है कि यह एक ऐसा जीवन है जो उत्तम कार्य और उत्तम आचरणों से ओतप्रोत है। नैतिक और बौद्धिक सद्गुण ही उत्तम जीवन के मुख्य तत्व है, और इन दोनों की प्राप्ति के लिए बाह्य साधन अपरिहार्य हो जाते हैं, और बाह्य साधनों की आर्थिक व्यवस्था और शारीरिक स्वास्थ्य को मुख्य माना गया है। इस तरह से हम देखेंगे कि अरस्तु ने राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में जिन विचारों का प्रतिपादन किया है वह राज्य के अत्यंत व्यापक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और राज्य का व्यापक कार्य क्षेत्र अरस्तु निसंकोच रूप से इसलिए निर्धारित कर पाया क्योंकि वह एक यूनानी दार्शनिक था। यूनानियों के लिए उस काल में राज्य अत्यंत व्यापक समुदाय था। वह उनका राजनीतिक संगठन ही नहीं था, अपितु उनका समाज, उनका धार्मिक समुदाय एवं आर्थिक संगठन भी था। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उनके दूसरे विचारों का प्रतिपादन करेंगे। धन्यवाद।